अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, हमने लॉग एक्ट के हवाले से इसको डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लॉग एक्ट के अंदर इसका कैसे सवाल बन सकता है, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जो कुछ सुना होगा, जो चीज़ें मैं आपको इसके बारे में फैक्ट्स और चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारे लॉग एक्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसके पोर्शन बना लेने, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चूँकि वर्क करती है इंटरनेशनल लॉ पर। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये कोई डिफाइंड लॉ नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ किसी कंट्री के ऊपर बाउंड नहीं होता। ठीक है, एवरी कंट्री इज अ सोवरेन। ठीक है, सोवरेनिटी का आपको कंसेप्ट पता होगा कि मुतलकुल अनानियत। ठीक है, कि एक कंट्री जो एक स्टेट होता है, एक स्टेट जो भी होती है वो सोवरेन होती है, वो उस पर बाइंडिंग नहीं होता कि वो किसी स्टेट की बात को माने या ना माने। ठीक है, किसी और की बात को माने या ना माने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लॉ पर मुबनी होती है, उस पर वर्क करती है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ मुख्तलिफ कंट्रीज जब एक कोडिफाइड रूल को, एक मॉडिफाइड रूल को अपनाते हैं और उसको एक दूसरे के लिए लागू करवाते हैं, उसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये काम करती है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ। ठीक है, आप सब लोगों ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग लेक्चर है, वो एक अलग तफसील है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, इसको यूएनओ कहते हैं। ठीक है, यूएनओ देखना है आपने क्या है। यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे कि ये किन मुल्कों पर मुहित है और इसका क्या फंक्शन है। ये इसका एक प्रॉपर अलग लेक्चर है, वो मैं बता दूंगा। बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जनरल कंसेप्ट पता है आपको, ये बता दूं। ठीक है, इसके अंदर कुछ अदारे होते हैं, इसके अंदर आईसीजे है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है। ठीक है, ये इन अदारों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका एक जुडिशियल ऑर्गन जो है, इसका जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है, जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है इसका, वो है आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जो इसके जुडिशियल के मामला, जुडिशरी के मामला को डील करने वाला अदारा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, वो सिक्योरिटी काउंसिल मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये भी एक इसके यूनाइटेड नेशन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं चीज़ बताऊंगा। फिलहाल ये थोड़ा सा यहाँ पे बताना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 कंट्रीज मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट, ठीक है, वो कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। ठीक है, ये 2 साल के लिए, 2 साल, ये 2 साल के लिए बनते हैं। ये आपने इस चीज़ों को नोट करते जाना, देखते जाना है। ठीक है, जो इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं, वो 5 हैं, वो 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, ये इसके हमेशा मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये परमानेंट है, ये नॉन परमानेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें इस चीज़ को पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे ये टोटल 15 हैं, 2 जो है वो 2 साल के लिए अपॉइंट होने वाले नॉन परमानेंट हैं, और 5 जो है कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो इसके परमानेंट कंट्रीज हैं, हमें उनसे गर्ज है कि ये वीटो कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जब ये एक पावर, इनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर से मुराद रोकना। ठीक है, किसी भी बिल को, किसी भी चीज़ को, कोई भी एक कंट्री परमानेंट मेंबर्स में से कोई वीटो कर दे तो वो बाकी 10 की बात को भी ख़त्म कर देता है, यानी कि वो वीटो हो जाती है बात। अब ये परमानेंट कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, ये हमें पता होने चाहिए। परमानेंट, इसमें जो है वो 5 मुल्क इसके अंदर फॉल करते हैं जी, 5 मुल्क। ठीक है, मैं आपको बता दूं, नंबर 1 है जी यूके। ठीक है, नंबर 2 है जी यूएसए। ठीक है, नंबर 3 है जी रशिया। ठीक है, नंबर 4 है जी चाइना।
और नंबर 5 क्या है, फ्रांस। इन 5 कंट्रीज के पास जो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप है वो है परमानेंट मेंबरशिप, इन 5 कंट्रीज के पास, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ। ये कहाँ पे मौजूद है, ये हेग में मौजूद है। हेग क्या है, ये कैपिटल है, ठीक है, किसका, ठीक है, नेदरलैंड का, नेदरलैंड्स, ठीक है, नेदरलैंड्स का कैपिटल है। अच्छा, अब हमें इसका पता होना चाहिए इसमें कितने जजेस हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किन किन चीज़ों पे वो जो है बेस कर रही है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल जजेस। तो यूनाइटेड, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके टोटल जजेस की तादाद है 15 जजेस इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। जो इनकी क्वालिफिकेशन होती है वो क्या है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस। एट लीस्ट जो भी इस कोर्ट के अंदर अप्लाई करेगा एज अ जज, उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को देखता हो अपने मुल्क के अंदर। कितने साल के लिए अपॉइंट होता है जी, ठीक है, एक जज का जो टेन्योर है वो कितना है, 9 ईयर्स, 9 साल तक के लिए एक जज अपॉइंट होता है, ठीक है। ये आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इसका जो इलेक्शन, इसका एक होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन 9 जजेस में से ना, ये जो 15 जजेस में से इन 15 में से एक इनका है प्रेसिडेंट, ठीक है। हर इस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन क्या है, वो 3 इयर्स, वो 3 साल के बाद होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यूज बेस्ड, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो 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 टेन्योर है प्रेसिडेंसी का वो 3 इयर्स है, इलेक्शन कितने साल के बाद होता है, 3 साल के बाद। 1/3 जजेस, 1/3 जजेस जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, हर साल, ठीक है। और जो बाकी जो है हर 3 साल के बाद वो नया प्रेसिडेंट चुनते हैं, यानी कि 5 से जो जजेस हैं वो हर साल रिपीट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो 1/3 जजेस जो है वो चेंज होते रहते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चलता है, इनकी टोटल जजेस क्वालिफिकेशन और इसकी लोकेशन और इसके मेंबरशिप, ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसका आगे चलते हैं कि अगली चीज़, अच्छा, इसके अंदर जो अगली चीज है वो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 2 लैंग्वेजेस है। नंबर 1 है इंग्लिश, ठीक है, नंबर 2 है फ्रेंच, फ्रांसीसी जबान और इंग्लिश जबान। ये इसकी 2 लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर ये बेस करती है, जिन पे फॉल करते हैं। हर कोर्ट की एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, ज्यूरिसडिक्शन कि कहाँ तक उसका हुक्मनामा माना जा सकता है। ज्यूरिसडिक्शन 2 टाइप्स की होती है बेसिकली, मैं अगर आपको वैसे बता दूं जनरल, एक होती है टेरिटोरियल, ठीक है, एक होती है मॉनिटरी, ठीक है। ये पैसे कि कितने पैसे की कितनी मालियत तक का केस जज सुनता है, और ये टेरिटरी, जितने इलाके में उस जज की बात मानी जाती है, जितना इलाका उस जज की कैपेसिटी में फॉल करता है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है, इसकी जुरिस्डिक्शन है, जो इसका फैसले की नोयत होगी वो कैसी होगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी जुरिस्डिक्शन जो है कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हर रियासत जो है वो सोवरेन है, तो ये कंपलसरी इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसकी जुरिस्डिक्शन फिर क्या है, इसकी जुरिस्डिक्शन होगी एडवाइजरी, यानी कि ये एडवाइस कर सकती है कंट्रीज को, कंपलसरी तौर पे जबरदस्ती करके ये अपना फैसला नहीं मनवा सकती, ये सिर्फ एडवाइस कर सकती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जुरिस्डिक्शन कंपलसरी नहीं है, एडवाइजरी है, ठीक है। एक फैसले का कोरम कितना है, कोरम से मुराद मिनिमम नंबर, ठीक है, कोरम ऑफ जजेस, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर 1 केस, एक केस के लिए कितने जजेस रिक्वायर्ड होते हैं, एटलीस्ट कितने जजेस एक केस का फैसला करेंगे। तो आपने ये देखना है 9 जजेस इन ईच केस, 15 में से 9 जजेस जो फैसला कर दें वो फैसला हतमी होगा,
ठीक है। ये जो 15 टोटल जजेस थे उसके अंदर एक केस के अंदर एट लीस्ट, एक केस को सुनने के लिए एट लीस्ट आप लोगों के पास कितने जजेस होने चाहिए? 9 जजेस, ठीक है। 9 जजेस इन ईच केस। टोटल कोरम कितना? मिसाल के तौर पे 15 टोटल है। किसी भी केस को सुनने के लिए, किसी भी केस के मामलात को सुनने के लिए आपके पास एट लीस्ट 9 जजेस होने चाहिए, ठीक है। 9 जजेस इन ईच केस, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो चीज थी जुरिस्डिक्शन की, ये मतलब आपको पता चल गई जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके स्टैट्यूट को देखें तो इसको आर्टिकल 38 की क्लॉज 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके स्टैट्यूट में, क्योंकि हमने पूरा इसको नहीं देखना, तो हमने बस इसके लॉग एक्ट के हवाले से इसका कंसेप्ट देखना है कि लॉग एक्ट के अंदर हमें क्या, कैसे, किस तरीके से ये मतलब इसको हम डील कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा है कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से जराए हैं जिनसे इंटरनेशनल लॉ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब नंबर 1 है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है। जो कन्वेंशन होती हैं पूरी दुनिया में उनके थ्रू, ठीक है। नंबर 2 इंटरनेशनल कस्टम्स। हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल कस्टम्स और इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है। ये इसका एक सोर्स है। नंबर 3 जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 क्या है? जुडिशियल डिसीजंस, जो बड़ी अदालतों के फैसले होते हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के, ठीक है, वो जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाई क्वालिफाइड, टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाई क्वालिफाइड पब्लिकेशंस या पब्लिशर्स, ठीक है, उनकी जो पब्लिकेशंस होती हैं वो, ये 4 सोर्सेज पे बेस कर रहा होता है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है हमारा। तो ये इसके बेसिक। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता जाऊं, ठीक है। 1 जज फ्रॉम 1 कंट्री, एक मुल्क के लिए एक जज, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 जज फ्रॉम 1 कंट्री, एक मुल्क में एक वक्त में एक जज हो सकता है, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो कौन इलेक्ट करता है? वो जनरल असेंबली। जनरल असेंबली भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, ठीक है। वो मैं यूनाइटेड नेशन पे एक अलग आपको लेक्चर दूंगा। जनरल असेंबली किस चीज की? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। प्लस साथ में कौन सी चीज है? साथ में सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन असेंबली की सिक्योरिटी काउंसिल, ये जनरल असेंबली प्लस जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन प्लस सिक्योरिटी काउंसिल, ये कौन को सिलेक्ट करते हैं? ये मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। किसके? आईसीजे के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स को, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल कौन जो होता है? सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये लिस्ट तैयार करता है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ठीक है। किन मेंबर्स की? जो कि जनरल असेंबली ने दी, ठीक है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन के बता दूं, जो सेक्रेटरी जनरल इस टाइम है वो यूनाइटेड नेशन का, वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है, पुर्तगाल से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से। ये किसका एक एमसीक्यू बन सकता है, ये एक इसका पॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलें तो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें क्या होनी चाहिए? नॉमिनेशंस के प्रेसिडेंट, तो जो हमने मेंबर्स तो बनना ही है जजेस ने, ठीक है। तो नॉमिनेशन ऑफ जो जजेस हैं
वो एटलीस्ट एक कंट्री से कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये 4 पर्सन्स पर कंट्री, एक कंट्री में से, ये क्या इनको कहेंगे उम्मीदवार, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए उम्मीदवार 4 पर्सन्स पर कंट्री, ठीक है। अगर एक मुल्क एक से ज्यादा जजेस इलेक्ट हो गए हैं तो वोटिंग में एल्डेस्ट को रख लेंगे, ठीक है। अगर एक से ज्यादा मतलब हो गया तो वो एल्डेस्ट वन जो होगा इनमें से, एल्डेस्ट वन आफ्टर वोटिंग, ठीक है, ये चीज। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये जो एक मेंबर 9 साल पूरे करने के बाद, 9 साल पूरे करने के बाद एक मेंबर क्या दोबारा री इलेक्ट हो सकता है? यस, री इलेक्ट हो सकता है 9 साल पूरे करने के बाद, ठीक है, दोबारा भी हो सकता है। उसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए, आईसीजे का जो जज है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जज है, वो कैन नॉट बी पॉलिटिकल, वो ना ही पॉलिटिकल होना चाहिए, कैन नॉट बी, वो आपने लिखना है प्रैक्टिक, यानी कि नो प्रैक्टिस, वो ना प्रैक्टिस करेगा ना ही वो पॉलिटिकल होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन जो भी करेंगे वो किस में करेंगे? ओपन कोर्ट में करेंगे, जो भी फैसला होगा, डिक्लेरेशन होगी, वो ओपन कोर्ट में होगी। हेडक्वार्टर्स आपको मैंने बता दिया, हेग में है, नीदरलैंड में है। इसका प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर जिसके तहत, जिस लॉ के तहत ये वर्क करती है, वो या तो रिटर्न होता है, ओरल है। इसका क्या है? रिटर्न भी है, कुछ हद तक रिटर्न है प्लस ओरल है, ठीक है, कुछ रिटर्न है कुछ ओरल है, यानी कि इसके कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स इसके प्रोसीजर के, ठीक है जी। और उसके बाद एवरी जज, कोई भी जज है वो क्या होगा? वो गिव ऑन ओपिनियन, हर जज अपना ओपिनियन देगा ड्यूरिंग डिसीजन, ठीक है। लेकिन बाइंडिंग जो किसका डिसीजन होगा, माना किसका जाएगा, ठीक है, डिसीजन किसकी बेस पे होगा? डिसीजन विल बेस्ड अपॉन मेजॉरिटी, जितने ज्यादा जजेस का डिसीजन सेम होगा उतना वो ही बात मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। यानी कि जिस जज की डिसीजन जो होगा, अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन डिसीजन जो होगा वो किसका होगा? वो मेजॉरिटी का डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी का माना जाएगा। इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता, यानी कि माने ना माने, लेकिन क्या है, अगर if states come voluntarily, if states come voluntarily, अगर 2 रियासतें अपनी मर्जी से इसके पास फैसला करवाने आती हैं, वो कहती हैं कि हमारा फैसला आप खुद कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? फिर इसका डिसीजन वो बाइंडिंग हो जाएगा, वो मानना पड़ेगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान का मैप अगर हम देखें, पाकिस्तान का, और साथ में ये इधर से इंडिया, ऐसे, ठीक है, तो पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया, ये अगर 2 रियासतें मिलकर जाती हैं किसके पास? आईसीजे के पास, कि हमारा डिसीजन खुद करें आप, तो अगर ये पहले ही उसको अलाउ कर देती हैं, पहले ही उसको कह देती हैं क्या कि यू शुड डिसाइड आवर मैटर, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये जब मैटर डिसाइड इनसे करवाएंगे, ये आईसीजे के पास खुद ही उसको पावर दे रहे हैं कि अपना डिसीजन बाइंडिंग करे, तब इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। और इसके जो स्टैट्यूट के अंदर अमेंडमेंट का तरीकाकार है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के अंदर जिस तरह से अमेंडमेंट की जाती है, उस तरीके से इसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है। तो हमारे लॉग एक्ट के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फैक्ट्स थे, जो जो चीज़ें याद करने वाली थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और जो शेयर पे क्लिक करें, और उसके बाद इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो हम अपलोड करेंगे कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट पे, कि वो क्या होते हैं और किस तरीके से उनको हमने पॉइंट्स के हिसाब से लॉग एक्ट के हवाले से देखना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।